डियर स्टूडेंट, MAVN के ऑनलाइन क्लास में मैं हूं शंकर सर और आज आप अध्ययन कर रहे हैं क्लास 8 संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संधि का। आपके चैप्टर में निर्धारित संधियां दी गई हैं, जिनमें से संधियों के 4 आपके नियम बताए गए हैं। पहला नियम है पूर्व रूप संधि, दूसरा है इष्टुत्व संधि का नियम, तीसरा जस्तु संधि का नियम और चौथा अनुस्वार संधि का नियम। ये 4 संधि के आपके नियम बताए गए हैं। इन्हीं चारों संधियों का आपको बारी बारी से अध्ययन करना है, क्योंकि आपके कोर्स में संधि के अंतर्गत निर्धारित यही 4 नियम दिए गए हैं। तो बच्चों, आपको इन्हीं का अवलोकन करना है। आइए बारी बारी से इन संधि के नियमों का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। संधि का आपका पहला नियम है पूर्व रूप संधि नियम। इसे एंग पदांतादद भी कहते हैं संस्कृत में। अब देखिए, इस संधि का नियम क्या है। यदि शब्द के पूर्व पदों में ए अथवा ओ में से कोई एक आए और पदांताद अर्थात पद के अंत में अ आए, तो इन दोनों के स्थान पर ए हो जाता है और इसे इस चिन्ह के द्वारा, यानी ये पूर्व रूप चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे आप उदाहरण देख सकते हैं। देखिए, ये क्या है, इसको बोलते हैं पूर्व पद बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये है पूर्व पद और इसे बोलते हैं पदांतादद अर्थात उत्तर पद बोलते हैं। उत्तर पद, उत्तर पद का अर्थ होता है बाद वाला पद या बाद में जो पद आता है। तो यहाँ क्या हो जाता है, ए हो जाता है और उसके बाद इस पूर्व चिन्ह को संकेत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, हरे धन औ। तो यहाँ आप देखते हैं तो पहले पद के अंत में क्या आ रहा है, ए आ रहा है और दूसरे पद की प्रारंभ में, उत्तर पद की प्रारंभ में अ आ रहा है। तो ए और अ मिलकर क्या बनाएंगे, मिलकर बनाएंगे हरे। एक ही मात्रा यहाँ लगी गई और इस चिन्ह को, जो आपका पूर्व चिन्ह आपका नियम कहता है, तो हरे अव। तो इस प्रकार से इसे आप लिख देंगे। जैसे है विष्णु अव। तो विष्णु में आप देखेंगे पूर्व पद में क्या रहा है, आपका सूत्र क्या कहता है, आपका नियम क्या कहता है, ओ आ रहा है। तो यहाँ ओ आ रहा है और द्वितीय पद के प्रारंभ में अ आ रहा है। तो विष्णु धन अव, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, विष्णु अव, विष्णु अव। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। अन्य उदाहरणों में भी आप देख सकते हैं। जैसे बालोधन अवदत, यहाँ प्रथम जो पूर्व पद आपका है, पूर्व पद या प्रथम शब्द के अंत में ओ की मात्रा आ रही है और उत्तर पद के प्रारंभ में आ आता है, आपका सूत्र कहता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ए होगा और ये पूर्व रूप संधि का चिन्ह लग जाएगा। तो बालो धन अवदत। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बालो अवदत, बालो अवदत। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। अगला उदाहरण देखिए, लभे धन अहम। तो यहाँ प्रारंभ में ए और ओ में से कोई एक आए, आपका नियम कहता है, तो यहाँ ए आ रहा है और उत्तर पद के प्रारंभ में क्या रहा है, अ आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या बनाएगा, लभे अहम, अहम। तो इस प्रकार से आप इन्हें उदाहरणों के द्वारा इसे लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं संधि के दूसरे नियम को, इष्टुत्व संधि नियम। जो इष्टुत्व संधि नियम है, इसका संस्कृत का सूत्र होता है इस्तोह इष्टुनाशु। अर्थात यदि तालव्य या च वर्ग के साथ योग हो, तो किसका योग हो, दंती स तथा त वर्ग के स्थान पर इसका योग होता है। अब देखिए, त वर्ग का क्या मतलब होता है, त, थ, द, ध और न। तो इस प्रकार से ये त वर्ग में आता है। तो यदि तालव्य स या च वर्ग के साथ योग होता है, दंती स या त वर्ग का योग जब होता है, तो उसके स्थान पर तालव्य स या च वर्ग इस वर्ग का वर्ण हो जाता है। यानी च वर्ग का मतलब क्या है, च, छ, ज, झ,
इया। तो इस प्रकार से ये इसमें हो जाता है। तो आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा इस संधि को भी देख लेते हैं। जैसे उदाहरणों में अगर आप देखते हैं बालस धन सेते, तो बालस धन सेते, अब आप देखते हैं कि यहाँ दंती श है और ये तालव्य श है। तो दंती श तालव्य श के साथ जब मेल खाता है तो हमेशा इस स के स्थान पर इसी का आधा अर्ध हो जाता है। तो आपका हो जाएगा बालस शेते, बालस शेते। ठीक है, तो बालस शेते इसका आप इसका उदाहरण इसको कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे सत धन चित, तो आप यहाँ देखिए पूर्व पद के अंत में त आ रहा है और उत्तर पद के प्रारंभ में च आ रहा है। तो उत्तर पद के प्रारंभ में जो वर्ण आएगा और पूर्व पद के अंत में जो शब्द आ रहा है तो उत्तर पद के प्रारंभ का वही आधा अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। जैसे सत धन चित बराबर क्या हो जाएगा, सच्चित हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें आप देख लीजिए यहाँ त आ रहा है, सत धन जन आ रहा है, तो ये जो त है ये च वर्ग में यहाँ बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सत धन जन की जगह त की जगह क्या हो जाएगा, आधा ज में परिवर्तित हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा, उदाहरण बन जाएगा सज्जन। ठीक है, तो इस प्रकार से आसान से उदाहरणों के द्वारा आप इसे समझ सकते हैं। आइए तीसरे संधि को देखते हैं। संधि का तीसरा नियम है जस्तु संधि, अर्थात इसका सूत्र होता है, नियम होता है झलाम जसोअंते। अब देखिए झलाम का अर्थ क्या होता है, झलाम का अर्थ होता है वर्ग का प्रथम अक्षर, द्वितीय अक्षर, तृतीय अक्षर, चतुर्थ अक्षर। इस प्रकार से तथा ऊष्म श ख स ह ऊष्म वर्ण हो गए, इन सभी के स्थान पर ये झलाम है। झलाम का अर्थ ये वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन सभी के स्थान पर तथा ऊष्म स ख स ह इन सभी के स्थान पर क्या हो जाता है, जस हो जाता है। अब जस का अर्थ क्या होता है, देखिए जसो अंते, जसो अंते का मतलब है कि यस प्रत्याहार का अंतिम अक्षर, तो जस हो जाता है। जस का अर्थ होता है वर्ग का तीसरा अक्षर। इस प्रकार से वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। तो आप ध्यान रखिए झलाम का अर्थ होता है वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अक्षर तथा ऊष्म श ख स ह ये झलाम के अंतर्गत आते हैं। और जसोअंते अर्थात अंत में जस प्रत्याहार के स्थान में परिवर्तित होता है, जैसे वर्ग का तीसरा अक्षर। अब उदाहरण के साथ देखिए, जैसे आपका पहला उदाहरण है वाक धन ईशः। यहाँ आप ध्यान देंगे, यहाँ पर जो पूर्व पद है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, क आ रहा है, और द्वितीय आपका क्या आ रहा है, द्वितीय आपका ईशा आ रहा है। तो इसका नियम कहता है कि जब वर्ग का प्रथम अक्षर अगर आ जाता है, या द्वितीय अक्षर आता है, या तृतीय आता है, या चतुर्थ आ जाए, या ऊष्म श ख स ह आ जाए, तो इसके स्थान पर जो वर्ण अक्षर आपका है, तो यहाँ वर्ण अक्षर क्या है, क है, तो क के स्थान पर उसका तीसरा अक्षर हो जाएगा। तो क का तीसरा क्या होगा, ग होगा, क ख ग, तो तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। तो वाक धन ईसा बराबर वागीसह हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो गया। अब यहाँ इसको उदाहरण को देखिए, जैसे षट धन एव। अब आपको ध्यान रखना है कि वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, श ख स इनमें से कौन सा अक्षर है, ये ट पहला वर्ण अक्षर है। तो जब षट धन एव मिलेगा तो ट वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होगा, ट ठ ड हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा षडेव। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ षडेव हो जाएगा। अब अगला उदाहरण देखिए, सत धन आचार। तो यहाँ वर्ग का पहला अक्षर आ रहा है। आपका जो नियम कहता है कि अगर वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर या ऊष्म इनमें से कोई वर्ण आता है तो उनके स्थान पर जस प्रत्याहार हो जाता है, जस प्रत्याहार में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात वर्ग का उसी वर्ण अक्षर के वर्ग का तीसरा वर्ण अक्षर हो जाएगा। तो यहाँ वर्ण अक्षर आपका क्या है, त है, तो त वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होगा, त थ द, तो द हो जाएगा। तो सत धन आचार बराबर सदाचार हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। आसान से उदाहरणों के द्वारा आप जस्त संधि को समझ सकते हैं। आइए
चौथे संधि का अवलोकन करते हैं। चौथी संधि है आपकी अनुस्वार, अर्थात इसका संधि का नियम है मो अनुस्वार। हल व्यंजन, हल का अर्थ क्या है? हल का अर्थ होता है व्यंजनों से होता है। तो हल अर्थात व्यंजन वर्ण के परे रहने पर पदांत म का अनुस्वार हो जाता है। देखिए, अगर म है और हलंत लगा है, पदांत म जिसमें हलंत लगा हो, तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? इस हलंत अर्थात म में हलंत लगे के स्थान पर आपका अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? देखिए अंग को अनुस्वार कहते हैं। तो इस प्रकार से आप पदांत म के स्थान पर अंग अनुस्वार हो जाएगा। जैसे उदाहरण में देखिए, सत्यम धनवत, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका सत्यम वध हो जाएगा। देखिए, पहले ही आपका नियम कहता है कि पदांत म के स्थान पर क्या हो जाएगा? अनुस्वार, अर्थात अनुस्वार हो जाएगा। यहाँ तो आप इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। जैसे अगला उदाहरण है हरिम वंदे, तो यहाँ पदांत म है, तो इसके जगह क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। तो हरिम वंदे यहाँ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पदांत म लगा है और हमारा नियम कहता है कि पदांत म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, तो यहाँ अंग हो जाएगा, हरिम हो जाएगा। इसी प्रकार से आप इस उदाहरण को भी कर सकते हैं, कार्यम धन कुरु, तो यहाँ पदांत म है, तो म के स्थान पर क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। तो इस प्रकार कार्यम कुरु के स्थान पर यहाँ पदांत म है, इसके स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा, कार्यम कुरु हो जाएगा। इस प्रकार से आप आसान से उदाहरणों के द्वारा इन सभी संधियों का अवलोकन कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।